लगा टैक्स, पेट्रोल पर लगा टैक्स और गवर्नमेंट के सारे खर्चे, ये सब एक ही डॉक्यूमेंट से कंट्रोल होते हैं, दैट इज गवर्नमेंट बजट। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखते हैं। Hey, this is Pallavi and this is our channel Pallavi Edison। तो आज हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में। देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट बजट क्या क्या एक्सप्लेन करेगा। गवर्नमेंट यहाँ पे बजट एक्सप्लेन करता है, गवर्नमेंट बताता है कि हमारे फाइनेंसेस जो हैं वो कैसे गवर्नमेंट ने प्लान करने हैं, कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, इकोनॉमी में कैसे खर्चा करना है, टैक्सेस कहाँ पे लगाने हैं, कहाँ पे रिड्यूस करने हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता लगेंगी, गवर्नमेंट बजट से। तो सबसे पहले गवर्नमेंट बजट होता क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मैं अगर तुम लोगों से ये चीज़ पूछती हूँ नॉर्मली कि तुम लोग अपने घर पे जाते हो, पापा से पूछते हो, पापा मुझे आज ये वाले ट्रिप पे जाना है, तो आगे से आपके फादर ये चीज़ बोलते हैं, इस बार बजट अलाउ नहीं कर रहा। व्हाट डज इट मीन? मतलब वो क्या चीज़ देखते हैं? दो ही चीज़ें देखेंगे बजट में। क्या दो चीज़ें देख रहे हैं वो? कि उनकी इनकम कितनी है, कितना खर्चा वो रूटीन का चला रहे हैं, उस बजट में वो तुम लोगों को कहीं पे भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। मतलब यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, गवर्नमेंट बजट यानी बजट में वो दो चीज़ें देख रहे हैं। क्या क्या दो चीज़ें देख रहे हैं? कि उनको कितनी रिसीट्स हो रही है, यानी कि कितना उनको मिल रहा है, और वो कितना खर्चा कर रहे हैं। उसके बाद अगर उनके पास पैसे होंगे तो अगर मतलब खर्चा उनका इतना हो गया या ज़्यादा हो गया तो वो तुम्हें मना कर देते हैं। अगर उनका खर्चा अलाउ करता है तो वो तुम्हें अलाउ कर देते हैं, ठीक है मैं भेज सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि वो सारी की सारी प्लानिंग करते हैं, या आपने अगले मंथ जाना है या उससे अगले मंथ जाना है, जैसे भी आपने करना आप पेरेंट्स को बताओगे। तो वो नॉर्मल बजट की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बजट का क्या मतलब होता है? जैसे पेरेंट्स करते हैं बजट एस्टिमेशन, वैसे ही गवर्नमेंट भी अपना बजट क्या करती है, एस्टिमेशन करती है। वो एस्टिमेशन का क्या मतलब है? देखो, गवर्नमेंट भी हर हर लेवल पे, एवरी लेवल, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, चाहे वो हमारा स्टेट लेवल है, चाहे वो हमारा सेंट्रल लेवल है, हर एक लेवल पे ही क्या होता है, बजट तैयार होता है। तो हमारे सिलेबस में कौन सा बजट है? हमारे सिलेबस में बजट है यूनियन बजट। कौन सा बजट है? यूनियन बजट पढ़ेंगे हम, दैट इज सेंट्रल बजट, राइट। अब ये स्टेटमेंट में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बजट का मतलब है कि रसीट्स कितनी है और हमें अपने एक्सपेंसेस देखने हैं। ये तो तुम लोगों को लग गया पता, लेकिन जब भी हमें उसको डिफाइन करना तो क्या चीज ध्यान में रखनी है? एक चीज जो ध्यान में रखने वाली है, ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, एस्टिमेटेड। क्योंकि जो गवर्नमेंट बजट है ना, वो कभी भी तुम्हारी एक्चुअल रिसीट्स और एक्चुअल तुम्हारी जो तुम्हारे एक्सपेंसेस है वो नहीं बता सकते, ठीक है। तो एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को बताता है, किस साल में हमें बताता है, कितने टाइम पीरियड का दिखाता है, 1 ईयर का, दैट इज कॉल्ड फिस्कल ईयर। इस फिस्कल ईयर को क्या बोलते हैं हम? फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल को हमारा स्टार्ट होता है और एंड हमारा कब होता है? 31 मार्च, राइट। तो ये दोनों हमारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब बजट इज अ स्टेटमेंट, किस चीज की स्टेटमेंट है? रिसीट्स की, एस्टिमेटेड रिसीट की और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर की ड्यूरिंग फिस्कल और फाइनेंशियल ईयर। अब बजट को प्रेजेंट करने कौन आता है? फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसको प्रेजेंट करता है, वो दिखाता है, वो शो करता है। अब वो शो करता है, कब करता है? डेट पता होनी चाहिए। एवरी ईयर 1 फेब को जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है वो हमारे बजट को क्या करता है? प्रेजेंट करता है। ये तुम लोगों को पता होना बहुत बहुत जरूरी है। सेकंड हमारे पास क्या चीज है? गवर्नमेंट बजट जो है इसके फीचर्स क्या है, जो मैंने अभी तुम्हें डेफिनेशन में भी कुछ कुछ बताया। देखो इसको एक बार ही देखते हैं। ये एस्टिमेट होता है, नॉट एक्चुअल। तो अभी मैं बता रही हूँ जो तुम्हारी फिगर्स हैं, कितना रिसीट्स है, कितना एक्सपेंडिचर है, ये सारी जो फिगर्स हैं जो हमें अपकमिंग साल की पता लगनी है, वो क्या होती हैं? एक्चुअल नहीं होती, एस्टिमेटेड होती हैं। सेकेंडली, ये एक एनुअल स्टेटमेंट होती है। पहले बता के हटी हूँ मैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो एक एनुअल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये प्रिपेयर होती है, गवर्नमेंट बजट बनाती है, प्रिपेयर करने के बाद ये आपको अनाउंस करती है हर 1 फेब को।
बाय फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, आर्टिकल के अंडर ये प्रेजेंट करनी एनुअल स्टेटमेंट बहुत बहुत जरूरी होती है। कब करनी होती है, बिफोर पार्लियामेंट। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर प्लानिंग, गवर्नमेंट अलाइन करती है कि उसे कितनी रिसीट्स हो सकती हैं, कितने उसके स्पेंडिंग हो सकती हैं, ये वो ऑब्जेक्टिव अपनी प्रायोरिटीज सारी सेट करती है एडवांस, राइट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, अब ये बजट क्यों तैयार होता है, एक टूल है एक तरह से। कैसे टूल है कि हमें कितनी इकोनॉमी में ग्रोथ, हम किस तरह से इकोनॉमी में ग्रोथ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ खर्चा कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से इनकम अर्न कर सकती है गवर्नमेंट, ये सारी चीजों के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट का काम करती है गवर्नमेंट बजट। क्योंकि भाई गवर्नमेंट है, उसने कमाना भी है और उसने एक्सपेंस भी करना है, खर्चा भी करना, राइट। अब हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बजट बनाया, क्यों बनाया गवर्नमेंट ने बजट, क्या रीजन है गवर्नमेंट के बजट को सेट करने का, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द एम बिहाइंड दिस, कोई रीजन तो होगा ना गवर्नमेंट बजट तैयार करती है। तो पहला रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखो पेपर में इनमें से कोई दो टॉपिक 101% आने के चांसेस है। अगर तुम लोग ये चैप्टर करोगे तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कोई दो पॉइंट्स आएंगे, वो एक्सप्लेन करने आ जाएंगे। ठीक है, 6 नंबर का है, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, चांसेस हैं, कुछ और भी आ सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से समझना, प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। देखो सबसे पहला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो जो गवर्नमेंट है ना बेटा, वो सबसे पहले क्या करती है, इनकम और जो हमारी वेल्थ है इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है। हमें पता है हमारी इकोनॉमी में ना रिच पुअर का बहुत डिफरेंस है, रिचर बहुत ज्यादा रिचर है, पुअर बहुत ज्यादा पुअर है। अब गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि वो गवर्नमेंट बजट सेट कर रही है तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ तो करेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है इस केस में, ये एक लाइन है देखो, ये हमारे पास सपोज करो मैं बात करूं, ये हमारे जो रिचर है यहाँ बैठे हैं, ठीक है, ये हमारे रिचर हो गए, रिच, और जो पुअर है वो हमारे बहुत नीचे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट बेसिकली करेगी क्या, गवर्नमेंट ना इन पे जो रिचर है ना इन पे टैक्स लगा देगी, प्रोग्रेसिव टैक्स। अभी मैं बताती हूँ क्या होता है प्रोग्रेसिव, पर पहले मैं ये समझा लूँ, टैक्स लगाएगी। ठीक है, तो जो टैक्स है ये लगेगा तो रिचर की इनकम थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। और जो पुअर है उनको वो क्या करेगी, सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी। जब सब्सिडीज देगी तो क्या होगा, हमारी इनकम जो पुअर पीपल है उनकी इनकम थोड़ी सी क्या हो जाएगी, क्योंकि उनको हेल्प मिल रही है ना गवर्नमेंट की, तो वो क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो इस लेवल को मेंटेन करने के लिए जो इनइक्वालिटी है उस लेवल को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको कि दो चीजें कर दी, हायर टैक्सेस लगा दिए रिचर पे एंड सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी पुअर सेक्शन, ताकि उनका लेवल सेम आ जाए। अब क्वेश्चन आता है, मैं जो आपको बोल रही थी, यहाँ वर्ड यूज हुआ है प्रोग्रेसिव टैक्स। देखो रिच जो है ना वो हायर टैक्स पे करेंगे। अब पहले मैम ये तो बता दो ये प्रोग्रेसिव होता क्या है, हमें तो समझ ही नहीं आया प्रोग्रेसिव होता क्या है। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है प्रोग्रेसिव, एक होता है रिग्रेसिव। देखो जो टैक्स चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, जो मर्जी बंदा है, टैक्स सेम लग रहा है, सेम लेवल, मतलब हर पे उन्होंने सेट कर दिया 1,000 रुपया तुम लोगों ने देना, एक फिक्स्ड अमाउंट दे दी। जीएसटी क्या है, वो क्या कहते हैं, रिच हो तो 12% दे दो, बाकी कम, अगर पुअर हो तो 0% दे दो या 2% दे दो या 3% दे दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जीएसटी अगर किसी भी गुड्स पे कोई भी चीज पे लग रही है तो सबके लिए क्या लग रही है, इक्वल लग रही है। लेकिन जो टैक्स हम लोग प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं वो तुम्हारी इनकम टैक्स स्लैब में अगर तुम देखोगे तो प्रोग्रेसिव में केस में क्या होता है, बहुत सारा ऐसा टैक्स होता है जो कुछ पीरियड तक एग्जम्प्टेड होता है तुम्हारी इनकम से। ठीक है, वो इसीलिए एग्जम्प्टेड होता है ताकि जिनकी इनकम हायर है जैसे जैसे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं उन पे टैक्स वैसे वैसे लगता रहे। जितनी हायर इनकम जाती जाएगी
उतना उनका हायर क्या जाता जाएगा, टैक्स। इसीलिए पुअर पीपल को तो भरने की जरूरत नहीं होती, एग्जम्प्टेड हो जाता है। जो रिचर है उन पे टैक्स ज्यादा लगता रहता है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया प्रोग्रेसिव टैक्स रेट, कि रिचर पे हायर टैक्सेस, क्योंकि उनकी टैक्स स्लैब जो होती है वो क्या होती है, हायर होती है। एंड जो हमारे पुअर पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको सब्सिडीज, फ्री एजुकेशन, हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। प्रधानमंत्री उज्जवल योजना डायरेक्टली लोअर इनकम वाले लोगों के लिए चलाई जाती है। आई होप सो क्लियर होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है यहाँ पे, देखो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आई है तो गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं कमाना। गवर्नमेंट के ना यहाँ पे उसने रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ एलोकेट करना है, उसके लिए ना उसने दो चीजें देखनी है, कि उसको प्रॉफिट भी हो जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी, प्लस उसको क्या है, सोशल वेलफेयर भी। अब प्रॉफिट तो देखो उसने कमा लेना है, सोशल वेलफेयर किस तरह से करना, गवर्नमेंट ना रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करेगी कि जो लेस प्रोडक्टिव जो भी हमारे यूजेस है उसमें उसको बढ़ाया जाए। मतलब जो लेस प्रोडक्टिव है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या हार्मफुल चीजें उनको कम किया जाए, और जो हम लोग चीजें बढ़ा सकते हैं, मतलब जो चीजें पहले इनकरेज नहीं की जाए उनको बढ़ावा दिया जाए। बढ़ावा कैसे देना है, जैसे डिस्करेज क्या करना है, टोबैको हो गया, लीकर, ये सारे हमारे हार्मफुल प्रोडक्ट हैं और लेस प्रोडक्टिव चीजें हैं। इनमें से हमें बेनिफिट कुछ नहीं है, लोगों को हार्म ही कर रहे हैं हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो इनको क्या करा जाए, डिस्करेज, खत्म करा जाए। एनकरेज का क्या मतलब है यहाँ पे, एजुकेशन को, रीन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, या हमारे पास खादी हो गया, इनको बढ़ावा दिया जाए ताकि हम लोग इनसे क्या कर सके, प्रॉफिट भी कमा सके और सोशल वेलफेयर भी कर सके। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो ही पॉइंट है, अर्न प्रॉफिट एंड सेकेंड वन इज सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर तभी होगा जब गलत चीजें खत्म होंगी और जो चीजें अच्छी हैं हमारे, जो प्रोडक्टिव है, उन चीजों को क्या किया जाए, इंक्रीमेंट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमारी इकोनॉमी स्टेबल कभी नहीं होती, कभी इन्फ्लेशन है, कभी डिफ्लेशन है। इसको कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है अपना क्या यूज करती है, बजट यूज करती है। चाहे वो इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, बिजनेस साइकिल तुम लोग को पता है, रिसेशन है, बूम है, कोई भी पीरियड होगा तो वो इस चीज को क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने बजट को देखेगी। गवर्नमेंट बजट यूज करती है दो चीजों में, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। क्या करेगी वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, इन्फ्लेशन मतलब हाई प्राइस, बहुत ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है। और अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी ऊपर से खर्चा कर दिया, पहले ही लोगों के पास बहुत पैसा है, गवर्नमेंट भी खर्चा कर देगी तो लोगों के पास और ज्यादा हो जाएगा, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट अपने खर्चों को कंट्रोल करेगी, जो भी उसके एक्सपेंसेस है उनको कंट्रोल करेगी। तो कैसे कंट्रोल करेगी, देखो रिड्यूस कर दिया उसने एक्सपेंडिचर को, और किस चीज को बढ़ावा दे लिया, अपनी इनकम को बढ़ा लिया टैक्सेस के थ्रू। टैक्सेस ज्यादा लगाए, टैक्सेस ज्यादा लिवाए हो गए तो क्या हो जाएगा, हमारी जो इनकम है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाएगी और खर्चा कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की इनकम जो है वो इंक्रीज होगी और उसका खर्चा डिक्रीज हो गया। तो अगर गवर्नमेंट खर्चा डिक्रीज करेगी तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा, मनी सप्लाई कम होगी। मनी सप्लाई कम है तो क्या होगा, डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कंट्रोल्ड हो जाएगी। सेकेंडली डिफ्लेशन के काम में, डिफ्लेशन लोगों के पास ऑलरेडी पैसा क्या है, मनी सप्लाई कम है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, ज्यादा खर्चा करेगी और टैक्सेस रिड्यूस करेगी ताकि लोगों की इनकम बढ़े, डिमांड बढ़े, डिफ्लेशन की कंडीशन क्या हो जाए, कंट्रोल्ड हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। अब देखो भाई गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट भी तो करेगी कुछ चीजों में अपने हिसाब से। जब गवर्नमेंट अपने हिसाब से किन चीजों में सर्व करती है, जिसमें उसका सोशल वेलफेयर भी और प्रॉफिट भी बढ़े, मतलब गवर्नमेंट अपनी एंटरप्राइज में, पब्लिक एंटरप्राइज में चीजें लगाती है, अपना इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि रेलवेज, जैसे कि डिफेंस प्रोडक्शन, इन चीजों में खर्चा करती है। इन चीजों में खर्चा करेगी तो क्या होगा, तो भी उसको क्या देखना पड़ेगा, अपना गवर्नमेंट बजट। मतलब ये ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट कहाँ पे इन्वेस्ट करे, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, ताकि लोगों का भी फायदा हो सके और प्लस क्या हो सके, प्रॉफिट भी बढ़ सके। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब तो पता ही है तुम्हें, खर्चा करना कहाँ पे,
इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, रोड्स, रेलवेज, ये चीज़ों पे। तो देखो बजट प्रमोट करता है, गवर्नमेंट बजट सेट करती है, उसका मेन ये चीज़ होता है कि वो अपने पैसों को सही जगह चैनलाइज करे। क्या सही जगह? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड रेलवेज हो गया, डैम्स हो गया, एजुकेशन होगी, हेल्थ पे लगा दिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे लगा दिया, कि किसी भी तरीके से जो नेशन है वो हमारा क्या करे, बढ़ जाए, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है रीजनल बैलेंस। तो रीजनल बैलेंस का मतलब क्या है? देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी हम बोल सकते हैं रीजन्स हैं जिसमें डिस्पैरिटीज है, बहुत फर्क है। कोई बहुत ज्यादा डेवलप है, कोई बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, अंडर और ओवर डेवलप्ड, या फिर डेवलप्ड है ना। तो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू क्या करती है? गवर्नमेंट एड्रेस करती है कि उन एरियाज को जो बैकवर्ड है उनको हम किसी भी तरह से क्या कर सके, टैक्स कंसेशन दे सके। जब वो टैक्स कंसेशन प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा? टैक्स कंसेशन प्रोवाइड करेंगे बिजनेस में, तो वहां पे जो एरियाज ऐसे हैं जो डेवलप नहीं हुए वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। फिर सब्सिडीज उनको दो जो लोकल इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर है, अगर उनको सब्सिडीज देंगे तो उनको सस्ती चीजें होंगी, सस्ती होंगी तो वो काम क्या हो सकेगा, बढ़ के काम हो सकेगा वहां पे, राइट। लोकल इंडस्ट्रीज भी थोड़ा सा क्या हो सकेंगी, ग्रो हो सकेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, रोड्स, पावर, कनेक्टिविटी, ये सारी अंडर डेवलप्ड रीजन में प्रोवाइड की जाए तो भी जो ये इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का क्या मतलब है? देखो अब गवर्नमेंट ने सबसे क्रिटिकल हम बोल सकते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव है, अब गवर्नमेंट ने हर एरिया को इम्प्रूव करना है, रूरल एरियाज को भी इम्प्रूव करना है, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ावा भी किसके थ्रू हो सकता है, गवर्नमेंट के थ्रू। कौन कर सकता है इसको? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी किस तरह से करेगी? अगर उसके पास पैसे होंगे, मतलब बजट के थ्रू। तो वो पब्लिक वर्क प्रोग्राम चला सकते हैं। ठीक है, मनरेगा के बारे में तुम लोगों ने सुना हुआ है। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स ब्रिजेस बना के, डैम्स बना के, और कुछ स्कीम्स को डेवलप करके भी, जैसे जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, स्किल बिल्डिंग है, इनको इम्प्रूव करके भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। तो ये हमारे 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट्स आर देयर, वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से समझ लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स भी तैयार हैं, डिटेल में बीपीटी है। प्लीज बच्चा ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखो जो गवर्नमेंट बजट है वो भी हमारे पास दो तरह का होता है, एक है बजट एक्सपेंडिचर और एक है बजट रिसीट। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो जो बजट एक्सपेंडिचर है और बजट रिसीट है, पहले ये तुम लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, एक वर्ड यूज होगा यहाँ पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट। यानी कि जो तुम्हारा बजट कैपिटल के रिलेटेड होगा, चाहे वो एक्सपेंडिचर है चाहे वो रिसीट्स है, वो हमारी लायबिलिटी और एसेट्स को इफेक्ट करेगा। कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए, अगर तुम्हें लगता है कहीं पे भी कि हमारी एसेट लायबिलिटी को फर्क पड़ रहा है, तो वो किन में से आंसर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट्स। कहाँ क्या होगा वो हम डिटेल में कर रहे हैं, लेकिन पहले तुम्हें बेसिक चीज पता होनी चाहिए। और वहीं पे अगर तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स हो, इनमें ना ही तुम्हारी एसेट को फर्क पड़ता है ना ही तुम्हारी लाइबिलिटीज को फर्क पड़ता है, और इनमें या तो एसेट को फर्क पड़ेगा या तुम्हारी लाइबिलिटी को, मतलब इधर तुम्हारी एसेट इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, या तुम्हारी एसेट डिक्रीज हो रही है या लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और इसमें किसी भी चीज को फर्क नहीं पड़ेगा। ये वन बाय वन हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल रिसीट्स में, रिसीट्स मतलब मिलना, तो दो चीजों से हमारे पास आ सकता है रिसीट्स, क्या क्या है, एक रेवेन्यू रिसीट्स है, एक हमारे पास कैपिटल रिसीट्स है। तो देखो अब यहाँ पे वर्ड आ गया कैपिटल, इसका मतलब यहाँ एसेट और लाइबिलिटी को फर्क पड़ रहा है, दोनों क्या फर्क पड़ रहा है बता रही हूँ। इधर एसेट लाइबिलिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। एक बार देखो,
रेवेन्यू रिसीट्स यानी कि जो चीजों से गवर्नमेंट को इनकम हो रही है, कौन कौन सी चीजें हैं, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू है चाहे वो नॉन टैक्स रेवेन्यू, दोनों चीजों से गवर्नमेंट के पास आ रहा है, इनकम हो रही है। रिसीट्स मतलब आना, इनकम का आना। इधर देखो कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट से ना हमें ये तो पता लग रहा है कि कुछ आ रहा है, और जब आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बोरिंग्स, बोरिंग्स का मतलब क्या है, तुम कुछ भी बोरो कर रहे हो, ले रहे हो किसी से कुछ, तो जब तुम किसी से कुछ लोगे उस केस में तुम्हारी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज। डन, ये चीज क्लियर है। कुछ भी बोरो करोगे तो तुम्हारी लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और एसेट क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो यहाँ मैंने आपको एक ही चीज बोली थी, दोनों में से एक चीज होगी, इधर एसेट और लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ गई। सेकंड, जब तुम रिकवरी करोगे लोन की, रिकवरी लोन कर रहे हो, रिकवरी ऑफ लोन हो रहा है, तो तुम्हारे डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स तुम्हारे क्या है, एसेट्स है तुम्हारा, तो वो क्या हो रहा है, एसेट्स तुम्हारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसमें एसेट्स की कोई बात नहीं, यहाँ पे एसेट्स कम हो रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट, तुमने चीजें बेची हैं, मतलब गवर्नमेंट ने सेल की है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो बेची हैं, शेयर्स बेचे हैं आपने, तो अपनी एसेट्स क्या हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिड्यूस, एसेट रिड्यूस। तो या तो लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा या किस पे फर्क पड़ रहा है, एसेट्स पे। अब इसमें से ना एक चीज का ध्यान रखना है, डेट किस में क्रिएट हो रहा है तुम्हारा, बोरोइंग्स में। इसको बोलते हैं, पेन चेंज कर ले समझने के लिए, इसको बोलते हैं डेट क्रिएट, ये लाइट हो गया ना, ब्लू लेते हैं। इधर देखो, अब ये हमारा क्या हो गया, डेट क्रिएटिंग, और जहां हमारी लायबिलिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये दोनों क्या हो गए हमारे, नॉन डेट क्रिएटिंग। इतनी सी बात समझ में आ गई सबको, आई होप सो क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, भाई ये मैंने ना इसलिए करवाया, ये आगे फॉर्मूला में यूज होने हैं, फिर वहां पे मैम वो नॉन डेट क्रिएटिंग और डेट क्रिएटिंग तो आपने समझाया नहीं, मैं पहले भी समझा रही हूँ, बाद में भी एक बार बताऊंगी, पर तुम्हें यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। इसको डेट क्रिएटिंग क्यों बोला हुआ है, इसको डेट क्रिएटिंग इसलिए बोला क्योंकि इसकी लायबिलिटी पे सीधा फर्क पड़ रहा है, जब वो बोरो कर रही है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा, जब तुम क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, तो इसमें भी एसेट लायबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं बढ़ रहा, ठीक है। सैलरीज देनी है भाई एम्प्लॉयज को, सब्सिडीज लोगों को प्रोवाइड करनी है, पुअर पीपल को पेंशन प्रोवाइड करने हैं, तो ये जो चीजें तुम्हारा जो तुम्हारा खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट का जो खर्चा हो रहा है वो किसके अंदर आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, रोज का खर्चा है, रेकरिंग है, तो इसलिए ये किस में आ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात हो रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर, वही जब तुम कोई चीजों पे पैसा खर्च कर रहे हो, पर वो कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या, इधर एसेट पे फर्क पड़ेगा और तुम्हारी लायबिलिटी पे। अब रोड्स बना दी, स्कूल्स बना दिया, हॉस्पिटल बना दिए, क्या हुआ तुम्हारा, एसेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया, हुआ ना एसेट इंक्रीज। तो या तो एसेट इंक्रीज होगा या लायबिलिटी डिक्रीज होगी, कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारा इस पे पड़ेगा। तो जब भी हमारी बात कैपिटल बजट की आएगी तो कैपिटल के अंदर एसेट लायबिलिटी में फर्क पड़ रहा है, रेवेन्यू में हमारी किसी भी चीज को फर्क नहीं पड़ता, नीदर नॉर, ईदर और। ईदर और किस में आया, कैपिटल में, नीदर नॉर किस में आया, रेवेन्यू में। आई होप सो ये चीज क्लियर होगी। अब हम वन बाय वन इसको करते हैं।